लीजिए सुनिए। आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी कहानी द मैन विद द ट्विस्टेड लिप का हिंदी अनुवाद, मुड़े हुए होंठ वाला आदमी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सेंट जॉर्ज के थियोलॉजिकल कॉलेज के प्रिंसिपल स्वर्गीय एलियास व्हिटनी डीडी के भाई ईसा व्हिटनी अफीम के बहुत आदी थे। ये आदत उन पर हावी हो गई थी, जैसा कि मैं समझता हूं, कॉलेज में रहते हुए किसी मूर्खतापूर्ण शरारत से। क्योंकि डी क्विंसी के सपनों और संवेदनाओं के वर्णन को पढ़ने के बाद उन्होंने उन्हीं प्रभावों को उत्पन्न करने के प्रयास में अपने तंबाकू को लॉडनेम से सराबोर कर दिया था। उन्होंने पाया, जैसा कि कई और लोगों ने किया है, कि इस आदत को अपनाना छोड़ने से आसान है, और कई वर्षों तक वे इस दवा के गुलाम बने रहे, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए मिश्रित भय और दया का पात्र। मैं उन्हें अभी भी देख सकता हूं, पीले रूखे चेहरे, झुकी हुई पलकों और सुई की नोक जैसी छोटी पुतलियों के साथ एक कुर्सी पर दुबके हुए एक महान व्यक्ति का मलबा और बर्बादी। एक रात जून 1889 में मेरी घंटी बजी, लगभग उस समय जब एक आदमी पहली बार जम्हाई लेता है और घड़ी की ओर देखता है। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया और मेरी पत्नी ने अपनी सुई का काम अपनी गोद में रख दिया और निराशा का एक छोटा समूह बनाया। एक मरीज, उसने कहा, तुम्हें बाहर जाना होगा। मैं कराह उठा, क्योंकि मैं एक थका देने वाले दिन से अभी अभी लौटा था। हमने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, कुछ जल्दबाजी में कहे गए शब्द, और फिर लिनोलियम पर तेजी से कदमों की आवाज। हमारा अपना दरवाजा खुल गया और एक महिला किसी गहरे रंग के कपड़े पहने काले घूंघट के साथ कमरे में दाखिल हुई। आप इतनी देर से आने के लिए मुझे माफ करेंगे, उसने शुरू किया, और फिर अचानक अपना आत्मनियंत्रण खोते हुए वो आगे दौड़ी, अपनी बाहें मेरी पत्नी के गले में डाल दी और उसके कंधे पर सिसकने लगी। ओह, मैं बहुत मुसीबत में हूं, वो रोई। मुझे थोड़ी मदद चाहिए। क्यों? मेरी पत्नी ने उसका घूंघट उठाते हुए कहा। ये केट व्हिटनी है। तुमने मुझे कैसे चौंका दिया, केट। जब तुम अंदर आई तो मुझे पता नहीं था कि तुम कौन हो। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, इसलिए मैं सीधे तुम्हारे पास आई। हमेशा ऐसा ही होता था। जो लोग दुख में होते थे वे मेरी पत्नी के पास वैसे ही आते थे जैसे पक्षी एक लाइट हाउस के पास आते हैं। तुम्हारा आना बहुत अच्छा लगा। अब तुम्हें कुछ शराब और पानी लेना चाहिए और यहां आराम से बैठकर हमें सब कुछ बताना चाहिए। या क्या तुम चाहती हो कि मैं जेम्स को सोने के लिए भेज दूं? ओह नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर की सलाह और मदद भी चाहिए। ये ईसा के बारे में है। वो 2 दिनों से घर नहीं आया है। मैं उसके बारे में बहुत डरी हुई हूं। ये पहली बार नहीं था कि उसने अपने पति की परेशानी के बारे में हमसे बात की थी। मुझसे एक डॉक्टर के रूप में, मेरी पत्नी से एक पुरानी दोस्त और स्कूल की साथी के रूप में। हमने उसे ऐसे शब्दों से ढांढस बंधाया और दिलासा दिया जो हमें मिल सके। क्या वो जानती थी कि उसका पति कहाँ है? क्या ये संभव था कि हम उसे वापस उसके पास ला सकें? ऐसा लग रहा था कि सच में ऐसा ही था। उसे पूरा यकीन था कि हाल ही में जब उसका नशे का दौरा आता था, तब वो शहर के सबसे दूर पूर्वी हिस्से में एक अफीम खाने में जाकर बैठता था। पहले वो नशे में सिर्फ एक दिन के लिए डूबता था और शाम तक कांपते हुए टूटे हाल में लौट आता था। लेकिन अब नशे का असर लगातार 48 घंटे तक बना हुआ था। वो वहीं पड़ा होगा, शायद गोदी के कचरे में, जहर सांस में लेते हुए, या नशे के असर से बेहोश पड़ा हुआ। उसे पूरा भरोसा था कि वो वहीं मिलेगा, बार ऑफ गोल्ड में, जो अपर स्वानडैम लेन में है। लेकिन वो क्या करे? एक जवान और डरपोक औरत होकर वो ऐसे जगह में कैसे पहुंचे और अपने पति को उन बदमाशों के बीच से कैसे निकाल लाए जो उसके इर्द गिर्द रहते हैं? समस्या सामने थी और इसका एक ही रास्ता था। क्या मैं उसे वहां ले जा सकता हूं? फिर एक और विचार आया, उसे जाने की जरूरत ही क्या है? मैं तो ईसा व्हिटनी का डॉक्टर था और उसके ऊपर मेरा असर था।
अगर मैं अकेला जाता तो बेहतर तरीके से काम कर सकता था। मैंने उससे वादा किया कि अगर वो सच में उसी जगह मिला तो मैं 2 घंटे के अंदर उसे कैब में घर भिजवा दूंगा। बस फिर क्या था, 10 मिनट में मैंने अपनी आराम कुर्सी और सुखद ड्राइंग रूम छोड़ दिया और एक अजनबी काम से पूर्व की तरफ एक हैंडसम कैब में निकल पड़ा। उस समय तो ये सब मुझे अजीब लगा, लेकिन आगे चलकर ही पता चलना था कि ये कितना अजीब था। लेकिन मेरी यात्रा के पहले चरण में कोई दिक्कत नहीं आई। अपर स्वांडेम लेन लंदन ब्रिज के पूर्व में नदी के किनारे बने ऊंचे गोदामों के पीछे एक गंदी अंधेरी गली है। एक स्लॉप शॉप और जिनकी दुकान के बीच नीचे जाने वाली सीढ़ियों से होकर जो गुफा के मुंह जैसी काली जगह में जाती है। मुझे वही अफीम खाना मिल गया जिसकी तलाश थी। मैंने अपने कैब वाले से इंतजार करने को कहा और सीढ़ियां उतर गया, जो शराबी लोगों के लगातार चढ़ने उतरने से बीच में घिस चुकी थी। दरवाजे के ऊपर टिमटिमाते तेल के दीपक की रोशनी में मैंने कुंडी ढूंढी और अंदर चला गया। वहां एक लंबा नीचा कमरा था जो अफीम के गाढ़े धुएं से भरा था और लकड़ी के तख्तों से सजाया गया था, जैसे किसी प्रवासी जहाज के सामने वाले हिस्से में होता है। अंधेरे में अजीब अजीब आकार में पड़े हुए लोगों के शरीर दिखाई दे रहे थे। झुकी पीठें, मुड़े घुटने, पीछे फेंके सिर और ऊपर उठी ठुड्डियां। यहां वहां किसी की धुंधली बुझी आंख नवागंतुक की तरफ देख रही थी। अंधेरे में धातु की पाइपों के कटोरों में जलते जहर की वजह से लाल रोशनी के छोटे छोटे गोले दिखते थे, कभी चमकीले, कभी मध्यम। ज्यादातर लोग चुप पड़े थे, पर कुछ बड़बड़ा रहे थे और कुछ धीमी एक रस आवाज में बात कर रहे थे। उनकी बातचीत झटकों में आती, फिर अचानक खत्म हो जाती। हर कोई अपनी ही सोच बड़बड़ाता और दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं देता। कमरे के दूर वाले हिस्से में जलती कोयले की अंगीठी थी। उसके पास 3 पैरों वाले लकड़ी के स्टूल पर एक लंबा दुबला बूढ़ा बैठा था। वो अपने दोनों हाथों पर ठुड्डी टिकाए, कोहनियां घुटनों पर रखे, आग को ताक रहा था। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, एक पीले चेहरे वाला मलय नौकर मेरे लिए एक पाइप और अफीम लेकर जल्दी जल्दी आया और मुझे खाली तख्त की तरफ इशारा करते हुए बुलाया। मैंने कहा, धन्यवाद, मैं यहां रुकने नहीं आया हूं। मेरा एक दोस्त यहां है, मिस्टर ईसा विटनी। मैं उससे बात करना चाहता हूं। मेरी दाईं तरफ हलचल हुई और किसी ने चौंक कर आवाज निकाली। अंधेरे में झांक कर देखा तो सामने विटनी बैठा था। चेहरा पीला, थका हुआ, अस्त व्यस्त, जैसे कई दिनों से सोया न हो। वो मुझे घूर रहा था। वो चौंक कर बोला, हे भगवान, ये तो वॉटसन है। उसकी हर नस कांप रही थी, जैसे घबराहट से भर गया हो। अरे वॉटसन, कितने बजे हैं? मैंने कहा, करीब 11 है। वो फिर बोला, कौन सा दिन है? शुक्रवार, 19 जून। वो सिर पकड़कर बोला, हे भगवान, मुझे लगा बुधवार है। तो बुधवार ही है। अरे डराने की क्या जरूरत थी यार। इतना कहकर वो अपने हाथों में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने उसे समझाया, अरे यार, शुक्रवार है। तुम्हारी बीवी 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो हिचकियों के बीच बोला, हाँ, शर्म तो आ रही है, लेकिन तुम गड़बड़ कर रहे हो वॉटसन। मैं तो यहां बस कुछ ही घंटे से हूं। 3 पाइप, 4 पाइप, गिनती भूल गया। लेकिन मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा। बेचारी केट को डराना नहीं चाहता। मुझे अपना हाथ दो। क्या तुम्हारी कैब बाहर खड़ी है? मैंने कहा, हाँ, खड़ी है। वो बोला, तो फिर मैं उसी में चलूंगा, लेकिन मेरा कुछ पैसा देना बाकी होगा। देखना वॉटसन, मुझे कितना देना है। मेरी हालत बहुत खराब है, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं तंग गलियारे से होकर गुजरा, दोनों तरफ पड़े लोगों के बीच से। अफीम की बदबू और धुएं से बचने के लिए मैं सांस रोककर चल रहा था और प्रबंधक को ढूंढ रहा था। जैसे ही मैं उस बूढ़े आदमी के पास से गुजरा जो अंगीठी के पास बैठा था, मेरी स्कर्ट को किसी ने हल्के से खींचा। धीमी आवाज में फुसफुसाकर कहा, मेरे पास से गुजर जाओ और फिर पीछे मुड़कर देखना। ये शब्द मेरे कानों में साफ साफ गिरे। मैंने नीचे देखा, ये आवाज उसी बूढ़े से ही आ रही थी, पर वो तो वैसे ही गुमसुम बैठा था। बहुत दुबला, बहुत झुर्रियों वाला, उम्र से झुका हुआ। उसके घुटनों के बीच एक अफीम की पाइप लटक रही थी,
जैसे थक कर हाथ से छूट गई हो। मैं 2 कदम आगे बढ़ा और पीछे मुड़कर देखा। खुद को संभालते संभालते मैंने अपने आप को आश्चर्य से चीख पड़ने से रोक लिया। वो ऐसा बैठा था कि कोई और उसे देख नहीं सकता था। उसका शरीर बदल चुका था। उसकी झुर्रियां गायब थीं। बेजान आंखों में फिर से चमक लौट आई थी। वो आग के पास बैठा मेरी तरफ मुस्कुरा रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि शर्लॉक होम्स था। उसने हल्का सा इशारा किया कि मैं पास आऊं। फिर जैसे ही उसने अपना चेहरा आधा फिराकर बाकी लोगों की तरफ देखा, तुरंत ही फिर से वही थका हुआ, बुढ़ापे से लड़खड़ाता और ढीली जबान वाला रूप धारण कर लिया। मैंने फुसफुसाकर कहा, होम्स, तुम यहां इस नशे के अड्डे में आखिर कर क्या रहे हो? वो भी उतनी ही धीमी आवाज में बोला, जितना हो सके उतना धीरे बोलो। मेरी सुनने की ताकत बहुत तेज है। अगर तुम अपने उस बेवकूफ दोस्त को यहां से भेज दो तो मैं तुमसे चुपके से थोड़ी बात कर लूं, जिससे मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने कहा, मेरी कैब बाहर खड़ी है। वो बोला, तो कृपया उसे घर भेज दो। उस पर भरोसा कर सकते हो। वो इतना ढीला ढाला लग रहा है कि कोई शरारत नहीं कर पाएगा। मैं सलाह दूंगा कि कैब वाले से अपनी पत्नी को एक चिट्ठी भी भेज दो, जिसमें बता देना कि तुमने अपना साथ मेरे साथ जोड़ लिया है। तुम अगर बाहर इंतजार करोगे तो 5 मिनट में मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शर्लॉक होम्स को किसी भी बात से मना करना आसान नहीं था। उनकी बातें हमेशा इतनी स्पष्ट, सटीक और आत्मविश्वास से भरी होती थीं कि कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर भी मुझे लगा कि जैसे ही विटनी कैब में बैठ जाएगा, मेरा काम लगभग पूरा हो जाएगा। उसके बाद तो मैं अपने दोस्त होम्स के साथ एक और अजीब रोमांच में शामिल होना चाहूंगा, क्योंकि उसकी जिंदगी तो ऐसे ही रोमांचों से भरी रहती थी। कुछ ही मिनटों में मैंने अपनी चिट्ठी लिख दी, विटनी का बिल चुका दिया, उसे कैब तक ले गया और देखा कि कैब अंधेरे में गुम हो गई। थोड़ी ही देर में अफीम खाने से एक थकी हारी टूटी हुई शक्ल बाहर आई और मैं शेरलॉक होम्स के साथ सड़क पर चल रहा था। 2 गलियों तक वो झुकी पीठ और लड़खड़ाते कदमों से चलता रहा। फिर अचानक इधर उधर देखकर वो सीधा हुआ और जोर से हंस पड़ा। वो बोला, मुझे लगता है वॉटसन, तुम यही सोच रहे हो कि मैंने अफीम पीना शुरू कर दिया है। जैसे कोकीन के इंजेक्शन और बाकी सारी बुरी आदतों के बारे में तुमने मुझे अपनी मेडिकल राय में बताया है। मैंने कहा, मुझे सच में हैरानी हुई तुम्हें वहां देखकर। वो मुस्कुराया, लेकिन तुमसे ज्यादा हैरान तो मैं तुम्हें देखकर हुआ। मैंने कहा, मैं तो अपने एक दोस्त को ढूंढने आया था। वो बोला, और मैं अपने दुश्मन को ढूंढ रहा था। मैं चौंका, दुश्मन? वो बोला, हाँ, मेरा एक प्राकृतिक दुश्मन, या कहूं मेरा प्राकृतिक शिकार। सीधे शब्दों में कहूं तो वॉटसन, मैं एक बहुत ही अजीब जांच में लगा हूं। मुझे उम्मीद थी कि इन नशे में डूबे लोगों की बेहोश बड़बड़ाहट में कोई सुराग मिल जाएगा, जैसा कि पहले भी कई बार मिल चुका है। अगर मुझे उस अड्डे में पहचान लिया जाता तो मेरी जान का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि मैंने इसे पहले भी अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया है, और उस जगह का दुष्ट लश्कर जिसने इसे चलाया है मुझसे बदला लेने की कसम खा चुका है। उस बिल्डिंग के पीछे पॉल्स वॉर्फ के कोने के पास एक छिपा हुआ दरवाज़ा है, जो कई अजीब कहानियां बता सकता है कि चांदहीन रातों में वहां से क्या क्या ले जाया गया है। मैंने चौंक कर पूछा, क्या तुम शवों की बात कर रहे हो? वो गंभीर होकर बोला, हाँ, शवों की ही बात कर रहा हूं वॉटसन। अगर हमें हर उस बेचारी जान के बदले 1000 पाउंड मिलते जो उस अड्डे में मारे गए हैं, तो हम करोड़पति हो जाते। वो पूरी नदी किनारे की सबसे घिनौनी हत्या फांस है। मुझे डर है कि नेविल सेंट क्लेयर उसमें फंस चुका है और अब शायद कभी लौट न पाए। लेकिन हमारा जाल यही नहीं होना चाहिए। इतना कहकर उसने अपनी दोनों तर्जनी उंगलियां मुंह में दबाकर तीखी सीटी बजाई, और दूर से उसी तरह की सीटी का जवाब मिला। फिर थोड़ी ही देर में पहियों की आवाज और घोड़ों की टाप सुनाई दी। वो मुस्कुराकर बोला, अब देखो वॉटसन, एक लंबी डॉग कार्ट धुंध में से निकलती आ रही है। उसके दोनों तरफ की लालटेन से 2 सुनहरे प्रकाश की सुरंगें चमक रही हैं। तो मेरे साथ चलोगे ना? मैंने कहा, अगर मेरी मदद काम आ सकती है तो चलूंगा। वो हंसकर बोला, अरे, भरोसेमंद साथी हमेशा काम आता है, और किसी घटना का लेखा जोखा रखने वाला तो और भी जरूरी है। मेरा कमरा द सीडर्स में 2 बेड वाला है। मैंने पूछा, द सीडर्स?
वो बोला, हाँ वही मिस्टर सेंट क्लेयर का घर है। मैं वहीं रुका हूं जब तक ये जांच पूरी कर रहा हूं। मैंने पूछा, वो कहाँ है? वो बोला, ली कैंट के पास। हमें वहां पहुंचने के लिए 7 मील की सवारी करनी होगी। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं। वो हंसते हुए बोला, जरूर नहीं होगा, अभी सब समझ में आ जाएगा। चलो ऊपर चढ़ो। अच्छा जॉन, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। लो आधा क्राउन। कल सुबह करीब 11 बजे मेरा ध्यान रखना। घोड़े को खुला छोड़ देना। तो फिर मिलते हैं। उसने घोड़े को चाबुक से हल्का सा छेड़ा और हम अंधेरी सुनसान गलियों की लंबी श्रृंखला में दौड़ते चले गए। ये गलियां धीरे धीरे चौड़ी होती गईं और जल्द ही हम एक चौड़े पुल पर उड़ते हुए चल रहे थे, जिसकी रेलिंग पत्थर की बनी थी और नीचे गंदला सा नदी का पानी सुस्त बह रहा था। पुल के पार ईंट पत्थरों से बने एक और वीराने जैसे इलाके की शुरुआत थी। वहां सिर्फ कभी कभार पुलिस वाले के भारी कदमों की आवाज या देर रात लौटते मदहोशों की चीख पुकार सुनाई देती थी। आसमान में बादलों के बीच से धीरे धीरे धुंध की परत तैर रही थी और कहीं कहीं एक दो टिमटिमाते सितारे दिखाई देते थे। होम्स चुपचाप गाड़ी चला रहा था। उसका सिर झुका हुआ था और वो जैसे किसी गहरे विचार में डूबा हो। मैं उसके पास बैठा था। मन में जिज्ञासा थी कि ये नया मिशन क्या है जो उसे इतना परेशान कर रहा है, लेकिन साथ ही डर भी था कि कहीं उसकी सोच में बाधा न डाल दूं। हम कई मील चल चुके थे और अब शहर के बाहरी इलाके की बड़ी बड़ी विला वाली बस्तियों के पास पहुंच रहे थे कि अचानक वो अपने आप को झटक कर बैठा, कंधे उचकाए और पाइप जलाते हुए ऐसे लगा जैसे खुद से संतुष्ट हो कि वो सही कर रहा है। वो बोला, तुम्हें चुप रहने का बड़ा अच्छा हुनर है वॉटसन। इससे तुम एक बेहतरीन साथी बन जाते हो। सच कहूं, अपने ही विचार कभी कभी इतने अच्छे नहीं लगते, इसलिए किसी से बात करना मेरे लिए राहत की बात है। आज रात जब ये प्यारी सी औरत दरवाजे पर मेरा इंतजार करेगी तो मैं सोच रहा था कि उसे क्या कहूं। मैंने कहा, आप भूल रहे हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। वो मुस्कुराया, ली पहुंचने से पहले मैं तुम्हें पूरे मामले के तथ्य बता दूंगा। मामला देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा। धागा तो बहुत है, लेकिन उसका सिरा पकड़ में नहीं आ रहा। चलो मैं साफ साफ तुम्हें बताता हूं वॉटसन, शायद तुम कोई रोशनी देख सको जहां मुझे सब अंधेरा दिख रहा है। मैंने कहा, कहिए, आगे बताइए। वो बोला, कुछ साल पहले यानी मई 1884 में ली में एक व्यक्ति आया। नाम था नेविल सेंट क्लेयर। उसके पास काफी पैसा था। उसने एक बड़ा विला लिया, सुंदर बगीचा बनाया और अच्छे ढंग से रहने लगा। धीरे धीरे उसने पड़ोस में दोस्त बनाए। 1887 में उसने यहाँ के एक शराब बनाने वाले की बेटी से शादी की और अब उसके 2 बच्चे हैं। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन वो कई कंपनियों में दिलचस्पी रखता था और रोज सुबह शहर जाता, शाम को 5:14 वाली ट्रेन से लौट आता। अभी उसकी उम्र 37 साल है। वो संयमी, अच्छा पति और स्नेही पिता है। सभी उसे पसंद करते हैं। अभी तक जितना पता चला है उसके पास कुल 88 पाउंड 10 शिलिंग का कर्ज है, जबकि बैंक में उसके पास 220 पाउंड जमा है। इसलिए पैसे की कोई समस्या उसके मन पर नहीं होनी चाहिए थी। पिछले सोमवार वो शहर जल्दी गया था। निकलते वक्त उसने कहा कि उसके पास 2 जरूरी काम हैं और वो अपने छोटे बेटे के लिए ईंटों का एक खिलौना डब्बा लेकर आएगा। संयोग से उसी दिन उसकी पत्नी को उसके जाने के कुछ देर बाद एक तार मिला कि एक कीमती पार्सल जिसका वो इंतजार कर रही थी अब एबरडीन शिपिंग कंपनी के दफ्तर में उसके लिए रखा है। अगर आप लंदन से परिचित हैं तो जानते होंगे कि यह ऑफिस फ्रेजनो स्ट्रीट में है, जो ऊपर स्वांडम लेन से निकलती है। वही जगह है जहां आज रात तुमने मुझे पाया। मिसेस सेंट क्लेयर ने दोपहर का खाना खाया, शहर की तरफ निकल गई, कुछ खरीदारी की, कंपनी के ऑफिस पहुंची, अपना पार्सल लिया और ठीक 4:35 पर स्टेशन लौटते समय स्वांडम लेन से गुजर रही थी। क्या आप अभी तक समझ रहे हैं? मैंने कहा, हाँ सब साफ है। वो बोला, याद होगा सोमवार बहुत गर्म दिन था। मिसेज सेंट क्लेयर धीरे धीरे चल रही थी और इधर उधर देख रही थी कि कहीं कोई कैब मिल जाए, क्योंकि उसे इलाके में डर लग रहा था।
तभी चलते चलते उसने अचानक एक आवाज सुनी और देखकर ठिठक गई। उसका पति ऊपर दूसरी मंजिल की खिड़की से उसे बुला रहा था। खिड़की खुली थी और उसने साफ देखा कि उसका चेहरा बहुत घबराया हुआ था। वो हाथ हिलाकर बुला रहा था, फिर अचानक गायब हो गया, जैसे किसी ने उसे पीछे खींच लिया हो। उसकी नज़र में एक अजीब बात यह भी आई कि उसके कपड़ों में कोई कॉलर या टाई नहीं थी, जबकि वो गहरे रंग का कोट पहने था, वही जिसमें वो शहर गया था। उसे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वो दौड़ती हुई सीढ़ियों के पास पहुंची, क्योंकि वो वही अफीम का अड्डा था जहां आपने आज रात मुझे पाया, और ऊपर जाने लगी। लेकिन नीचे उसे वही लश्कर नाम का बदमाश मिला, जिसने उसे वापस धकेल दिया और एक डैन नाम के सहायक के साथ मिलकर उसे सड़क पर फेंक दिया। डर और संदेह से घिरी हुई वो गलियों में भागी और संयोग से फ्रेजनो स्ट्रीट में कई पुलिस वालों से मिली जो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। इंस्पेक्टर और 2 सिपाही उसके साथ लौटे। अड्डे के मालिक ने विरोध किया, लेकिन वे ऊपर पहुंचे जहां आखिरी बार मिस्टर सेंट क्लियर को देखा गया था। वहां उनका कोई पता नहीं मिला। पूरे कमरे में सिर्फ एक विकलांग भयानक चेहरा वाला आदमी मिला जो वहीं रहता था। उसने और लश्कर ने जिद करके कहा कि दोपहर में कमरे में कोई और नहीं आया। इंस्पेक्टर भी हक्का बक्का रह गया और लगभग विश्वास करने लगा कि मिसेस सेंट क्लियर भ्रमित हो गई हैं। तभी उसने मेज पर पड़े एक छोटे डिब्बे पर झपटकर उसका ढक्कन फाड़ दिया। उसमें से बच्चों के खिलौने वाली ईंटें गिर पड़ी, वही खिलौना जिसे उसका पति लाने का वादा कर गया था। इस खोज और विकलांग आदमी की घबराहट ने इंस्पेक्टर को समझा दिया कि मामला गंभीर है। कमरे की अच्छी तरह तलाशी ली गई और सबूतों ने किसी भयानक अपराध की ओर इशारा किया। सामने का कमरा साफ सुथरा बैठने का था और उससे जुड़ा छोटा बेडरूम था, जिसकी खिड़की नदी की गोदी की तरफ खुलती थी। खिड़की के बाहर एक सकरी पट्टी थी जो भाटा में सूखी रहती थी, लेकिन ज्वार में 4 फीट से ज्यादा पानी से ढक जाती थी। बेडरूम की खिड़की चौड़ी थी और नीचे से खुलती थी। तलाशी में खिड़की की चौखट पर खून के निशान और कमरे के फर्श पर बिखरी कुछ बूंदें मिलीं। पर्दे के पीछे सामने वाले कमरे में मिस्टर सेंट क्लियर के सारे कपड़े मिले, सिवाय कोट के। उसके जूते, मोजे, टोपी और घड़ी सब वहीं थे। किसी कपड़े पर हिंसा के निशान नहीं थे, न कोई और सुराग मिला। लगता था कि वो खिड़की से ही बाहर गया होगा, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। खिड़की पर लगे खून के निशान बताते थे कि शायद वो खुद तैरकर बच नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त ज्वार सबसे ऊंचाई पर था। अब उन अपराधियों की बात जो सीधे तौर पर इसमें शामिल दिख रहे थे। लश्कर बदमाश के बहुत खराब रिकॉर्ड थे, लेकिन मिसेस सेंट क्लियर ने बताया कि वो उसके पति के खिड़की में देखते ही कुछ सेकंड में वहां था। इससे लगता है कि वो शायद अपराध का सीधा हिस्सा नहीं, बल्कि मददगार रहा होगा। उसका बचाव ये था कि उसे कुछ पता नहीं और वो अपने किराएदार ह्यू बून की गतिविधियों से अनजान था। उसने कहा कि मिस्टर सेंट क्लियर के कपड़ों के कमरे में मिलने का उसे कोई अंदाजा नहीं। तो लश्कर प्रबंधक की बात यहीं तक। अब उस खतरनाक विकलांग की बात करें जो अफीम के अड्डे की दूसरी मंजिल पर रहता है और जो निश्चित रूप से आखिरी इंसान था जिसकी निगाहें नेविल सेंट क्लियर पर पड़ी थीं। उसका नाम ह्यू बून है और उसका भयावह चेहरा शहर में आने जाने वाले हर व्यक्ति के लिए जाना पहचाना है। वो पेशेवर भिखारी है। हालांकि पुलिस की निगरानी से बचने के लिए वो मोमबत्ती बेचने का छोटा धंधा करने का नाटक करता है। थ्रेडनीडल स्ट्रीट में कुछ दूर जाकर बाईं तरफ दीवार में, जैसा कि आपने देखा होगा, एक छोटा सा कोण है। यहीं ये प्राणी रोज बैठता है, पैरों को क्रॉस करके और अपनी छोटी सी माचिस की डिब्बी गोद में रखकर। उसकी हालत देखकर दया आती है और राहगीरों द्वारा डाली गई छोटी मोटी रकम उसकी बगल में फर्श पर रखी चिकनी चमड़े की टोपी में गिरती रहती है। मैंने उसे कई बार देखा है। उससे दोस्ती करने का कभी मन बना इससे पहले ही, और मुझे हैरानी हुई कि उसने इतने कम समय में कितना संग्रह कर लिया। उसका रूप ऐसा है कि कोई भी उसे देखे बिना नहीं निकल सकता। उसके बाल नारंगी रंग के हैं, चेहरा पीला है और उस पर एक भयानक निशान है जिसकी सिकुड़न ने उसके ऊपरी होंठ का किनारा ऊपर उठा दिया है। उसकी ठुड्डी बुलडॉग जैसी है और उसकी काली पैनी आंखें उसके बालों के रंग से बिल्कुल अलग दिखती हैं। ये सब उसे भीख मांगने वाले आम लोगों से अलग पहचान देते हैं। साथ ही उसकी चतुराई भी दिखती है।
क्योंकि राहगीरों द्वारा कही गई किसी भी चुटकी का जवाब देने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। यही वो आदमी है जिसे अब अफीम के अड्डे का किराएदार मानते हैं और जिसने आखिरी बार उस सज्जन को देखा है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। मैंने कहा, लेकिन वो विकलांग है। एक स्वस्थ ताकतवर आदमी का वो अकेला क्या बिगाड़ सकता है? वो बोला, वो विकलांग इसलिए है कि चलने में लंगड़ा है, लेकिन बाकी मामलों में वो ताकतवर है और स्वस्थ प्रतीत होता है। जरूर तुम्हारा मेडिकल अनुभव बताता होगा वॉटसन कि किसी एक अंग की कमजोरी को अक्सर दूसरे अंगों की असाधारण ताकत पूरा कर देती है। मैंने कहा, कृपया अपनी कहानी आगे बताइए। वो बोला, मिसेस सेंट क्लेयर खिड़की पर खून देखकर बेहोश हो गईं और पुलिस ने उन्हें कैब से घर पहुंचाया, क्योंकि उनकी उपस्थिति जांच में मदद नहीं कर सकती थी। इस मामले के प्रभारी इंस्पेक्टर बार्टन ने बहुत ध्यान से तलाशी ली, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे मामला साफ हो सके। एक गलती ये हुई कि बून को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया। उसे कुछ मिनट का समय मिला जिससे वो अपने साथी लश्कर से संपर्क कर सकता था, लेकिन ये गलती जल्दी ही सुधारी गई और उसे पकड़कर तलाशी ली गई। फिर भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो उसे दोषी ठहरा सके। सच है कि उसकी शर्ट की दाईं बाह पर खून के धब्बे थे, लेकिन उसने अपनी अनामिका उंगली दिखाकर कहा कि नाखून के पास कट लगने से खून आया है। उसने ये भी बताया कि कुछ देर पहले ही वो खिड़की तक गया था और खून के धब्बे उसी वजह से लगे होंगे। उसने जोर देकर कहा कि उसने कभी मिस्टर नेविल सेंट क्लियर को नहीं देखा और उसके कमरे में कपड़े मिलने की बात उसके लिए पुलिस जितनी ही रहस्यमयी है। जहां तक मिसेस सेंट क्लियर की उस दावे की बात है कि उन्होंने खिड़की में अपने पति को देखा, उसने कहा कि वो या तो पागल हो गई थी या सपना देख रही थी। शोर मचाते हुए उसे पुलिस थाने ले जाया गया, जबकि इंस्पेक्टर मौके पर ही रुका रहा ताकि घटते हुए ज्वार से कोई नया सुराग मिल सके। और सुराग मिला भी, हालांकि उन्हें कीचड़ वाले किनारे पर वैसा कुछ नहीं मिला जैसा वे डर रहे थे। वहां सिर्फ नेविल सेंट क्लियर का कोट मिला, खुद नेविल नहीं। ज्वार घटते समय वो कोट खुला पड़ा था। और बताइए उसकी जेबों में क्या मिला? मैंने कहा, मैं कल्पना नहीं कर सकता। वो बोला, नहीं, मुझे लगता है कि तुम अंदाजा लगा सकते हो। हर जेब सिक्कों से भरी हुई थी, 421 पैनी और 270 आधे पैनी। इसमें कोई हैरानी नहीं कि ज्वार उसे बहाकर नहीं ले गया, लेकिन इंसानी शरीर तो अलग बात है। गोदी और घर के बीच एक जोरदार भंवर है। यही वजह हो सकती है कि वजनदार कोट वहीं रह गया, जबकि नंगा शरीर बहकर नदी में चला गया। मैंने कहा, लेकिन मैंने सुना है कि बाकी कपड़े कमरे में ही मिले थे। क्या कोई आदमी सिर्फ कोट पहने होता? वो बोला, नहीं साहब, लेकिन तथ्य इतने समझने लायक हो सकते हैं। मान लीजिए कि बून ने नेविल सेंट क्लियर को खिड़की से बाहर धकेल दिया, तो उस करतूत को देखने वाली कोई आंख नहीं होती। फिर वो क्या करता? उसे तुरंत ये ख्याल आता कि उसे सबूत छिपाना होगा। वो कोट पकड़ता और बाहर फेंकने ही वाला होता कि उसे ध्यान आता कि ये तैर सकता है और डूबेगा नहीं। उसके पास बहुत कम समय है, क्योंकि नीचे से झड़प की आवाज आई थी जब पत्नी ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, और शायद उसने पहले ही अपने साथी लश्कर से सुन लिया हो कि पुलिस तेजी से आ रही है। उसके पास एक पल भी बर्बाद करने का समय नहीं। वो किसी छुपे हुए ठिकाने पर दौड़ता है जहां उसने भीख मांगकर जमा किया हुआ धन रखा है, और जितने सिक्के हाथ आते हैं सबको जेबों में भर देता है ताकि कोट डूब जाए। वो कोट फेंक देता है, और अगर उसे नीचे से आती कदमों की आवाज न सुनाई देती तो बाकी कपड़ों के साथ भी यही करता। तभी उसने समय रहते खिड़की बंद कर दी और पुलिस पहुंच गई। मैंने कहा, यह तो सच में संभव लगता है। ठीक है, जब तक कोई बेहतर विकल्प नहीं मिलता हम इसे कार्यकारी परिकल्पना के रूप में मान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बून को गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया था, लेकिन यह साबित नहीं हो सका कि उसके खिलाफ पहले कभी कोई मामला रहा हो। वो वर्षों से पेशेवर भिखारी के रूप में जाना जाता था, परंतु उसका जीवन शांतिपूर्ण और निर्दोष प्रतीत होता था। फिलहाल मामला यहीं तक सीमित है, और जिन सवालों का समाधान करना बाकी है, नेविल सेंट क्लियर अफीम के अड्डे पर क्या कर रहा था, वहां उसके साथ क्या हुआ, वो अब कहाँ है, और यू बून का उसके साथ गायब होने से क्या संबंध है, वे सभी अब भी उतने ही अनसुलझे हैं जितने पहले थे।
मैं मानता हूं कि अपने अनुभव में मुझे ऐसा कोई मामला याद नहीं आता जो पहली नज़र में इतना सरल लगे और फिर भी इतनी कठिनाइयां प्रस्तुत करे। जब शेरलॉक होम्स इस विचित्र घटनाक्रम का विवरण दे रहे थे, हम महान शहर की बाहरी सीमा से गुजरते जा रहे थे, जब तक कि आखिरी बिखरे घर पीछे छूट नहीं गए और हम गांव की झाड़ियों से घिरी सड़क पर दौड़ रहे थे। ठीक जब उन्होंने बोलना समाप्त किया, हमने दो बिखरे गांवों से होकर रास्ता पार किया, जहां खिड़कियों में कुछ बत्तियां अभी भी टिमटिमा रही थीं। हम ली के बाहरी हिस्से में पहुंच गए हैं, मेरे साथी ने कहा। हमने अपनी छोटी यात्रा में 3 अंग्रेजी काउंटियों को छू लिया है, मिडिल सक्सेस से शुरू होकर सरे के एक कोने से होते हुए कैंट में समाप्त। उन पेड़ों के बीच जो रोशनी दिखाई दे रही है वो द सीडर्स है, और उस दीपक के पास एक महिला बैठी है जिसकी चिंतित सुनवाई ने शायद हमारी घोड़ों की टापों की आवाज सुन ली है। लेकिन आप बेकर स्ट्रीट से मामला क्यों नहीं चला रहे? मैंने पूछा। क्योंकि यहां बाहर कई पूछताछ करनी है। श्रीमती सेंट क्लेयर ने बड़ी कृपा से 2 कमरे मेरे लिए उपलब्ध कराए हैं, और आप निश्चिंत रहिए कि वो मेरे मित्र और सहयोगी का भरपूर स्वागत करेंगे। मैं उनसे तब मिलना नहीं चाहता वॉटसन, जब मेरे पास उनके पति की कोई खबर न हो। लो, हम पहुंच गए। रुकिए रुकिए। हम एक बड़े विला के सामने रुक गए जो अपने निजी परिसर में था। एक अस्तबल का लड़का घोड़े के पास दौड़ा और मैं होम्स के पीछे पीछे छोटे घुमावदार ककरीले रास्ते पर चल पड़ा जो घर तक जाता था। जैसे ही हम पास पहुंचे, दरवाज़ा खुला और एक छोटी गोरी महिला दरवाजे में खड़ी थी, हल्के मसलिन डे सोई के कपड़े में, गले और कलाई पर गुलाबी शिफॉन की हल्की सजावट के साथ। वो उजाले के पीछे खड़ी थी, एक हाथ दरवाजे पर, दूसरा आधा उठा हुआ उत्सुकता में, शरीर थोड़ा झुका, चेहरा बाहर निकला हुआ, उत्सुक आंखों और खुले होठों के साथ, जैसे कोई सवाल खड़ा हो। हाँ, वो चिल्लाई। हाँ। फिर देखते ही कि हम 2 हैं, आशा से भरी चीख निकाली जो देखते ही देखते करुण स्वर में बदल गई, जब उसने देखा कि मेरे साथी ने सिर हिलाकर कंधे झुका दिए हैं। कोई अच्छी खबर नहीं? नहीं। कोई बुरी? नहीं। भगवान का धन्यवाद। पर अंदर आइए, आप थक गए होंगे, दिन लंबा रहा है। ये मेरे मित्र हैं डॉक्टर वाटसन। कई मामलों में इन्होंने मेरी बहुत मदद की है, और संयोग से मुझे इन्हें यहां लाकर इस जांच में साथ शामिल करने का अवसर मिला। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, उसने गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। मुझे विश्वास है कि जब आप हमारे साथ हुई अचानक दुर्घटना को देखेंगे तो आप हमारी व्यवस्थाओं में किसी कमी को क्षमा कर देंगे। प्रिय महोदया, मैंने कहा, मैं पुराना योद्धा हूं, और अगर नहीं भी होता तो भी मैं समझ सकता हूं कि कोई माफी मांगने की आवश्यकता नहीं। यदि मैं आपकी या मेरे मित्र की किसी तरह मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। अब श्री शर्लॉक होम्स, महिला ने कहा, जब हम एक उजले भोजन कक्ष में प्रवेश कर चुके थे जहां ठंडी रात का भोजन सजा था, मैं आपसे 1-2 सीधे सवाल पूछना चाहती हूं, जिनका मैं आपसे सीधे उत्तर देने का निवेदन करती हूं। जरूर महोदया। मेरी भावनाओं की चिंता मत कीजिए। मैं हिस्टीरिया से ग्रस्त नहीं हूं, न ही बेहोश होने वाली। मैं सिर्फ आपकी असली राय जानना चाहती हूं। किस बात पर? दिल की गहराई में क्या आपको लगता है कि नेविल जीवित हैं? शर्लॉक होम्स इस सवाल से असहज दिखे। स्पष्ट कहिए, उसने फिर कहा, गलीचे पर खड़े होकर उन्हें ध्यान से देखते हुए, जबकि वो एक टोकरे वाली कुर्सी में पीछे झुके बैठे थे। स्पष्ट कहूं तो महोदया, मुझे नहीं लगता। आपको लगता है कि वो मर चुके हैं? मुझे ऐसा ही लगता है। क्या उनकी हत्या हुई? मैं ऐसा नहीं कहता, शायद। और किस दिन उनकी मृत्यु हुई होगी? सोमवार को। तो शायद श्री होम्स, आप ये समझाएं कि आज मुझे उनसे एक पत्र कैसे मिला। शर्लॉक होम्स कुर्सी से ऐसे उछले मानो बिजली का झटका लगा हो। क्या? वो गरजे। हाँ, आज ही। वो मुस्कुराते हुए खड़ी थी, कागज की एक छोटी पर्ची हवा में पकड़ते हुए। क्या मैं देख सकता हूं? जरूर। वो उत्सुकता से उससे वो पर्ची छीन लेते हैं, मेज पर फैलाते हैं और लैंप के नीचे उसे ध्यान से देखते हैं। मैं अपनी कुर्सी छोड़कर उनके कंधे के ऊपर से देखने लगा। लिफाफा बहुत मोटा था और उस पर ग्रेवसैंड की डाक की मुहर लगी थी। साथ ही उसी दिन, या कहें
कि उसके ठीक पहले दिन की तारीख थी, क्योंकि वो आधी रात के बाद का समय था। मोटी लिखावट। होम्स बुदबुदाए। निश्चित ही आपके पति की लिखावट नहीं है महोदया। नहीं, परंतु भीतर का पत्र उनका ही है। मैं ये भी देख रहा हूं कि जिसने लिफाफा लिखा उसे पता पूछकर ही लिखना पड़ा। आप ये कैसे कह सकते हैं? देखिए, नाम बिल्कुल काली स्याही से लिखा गया है, जो सूख चुकी है। बाकी लिखावट धुंधले रंग की है, जिससे पता चलता है कि ब्लॉटिंग पेपर का उपयोग किया गया। अगर सीधे लिखा जाता और फिर ब्लॉट किया जाता तो कहीं गहरे काले रंग की छाया नहीं होती। इस आदमी ने पहले नाम लिखा, फिर रुककर पता लिखा, जिसका अर्थ है कि वो इसके बारे में परिचित नहीं था। ये भले ही छोटी बात हो, लेकिन छोटी बातें कभी कभी महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए अब पत्र देखते हैं। आह, यहां कुछ संलग्न था। हाँ, एक अंगूठी थी, उनकी सिग्नेट रिंग। और आपको पूरा विश्वास है कि आपके पति का हाथ है? हाँ, उनका ही एक हाथ। एक? जब उन्होंने जल्दी में लिखा था, वो हाथ। ये उनकी सामान्य लिखावट से बिल्कुल अलग है, फिर भी मैं इसे अच्छी तरह पहचानती हूं। प्रिय, डरना मत, सब ठीक होगा। एक बड़ी गलती हुई है जिसे ठीक करने में थोड़ा समय लग सकता है। धैर्य से प्रतीक्षा करें। नेविल। ये एक 8वीं आकार की पुस्तक के पहले पन्ने पर पेंसिल से लिखा गया था, बिना वाटरमार्क के। आज ग्रेवसेंड से एक गंदे अंगूठे वाले आदमी ने इसे पोस्ट किया। आह, और यदि मैं बहुत गलत नहीं हूं तो ये फ्लैप तंबाकू चबाकर गोंद से चिपकाया गया है। और आपको कोई संदेह नहीं कि ये आपके पति की लिखावट है महोदया? नहीं, नेविल ने ये शब्द लिखे, और ये आज ग्रेवसेंड में पोस्ट हुआ। खैर श्रीमती सेंट क्लेयर, बादल छट रहे हैं। हालांकि मैं ये कहने का साहस नहीं करूंगा कि खतरा टल गया है, लेकिन वो जरूर जीवित होंगे श्री होम्स। जब तक ही हमें गलत दिशा में ले जाने के लिए एक चालाक जाल न हो। आखिरकार अंगूठी कोई सबूत नहीं है, ये उससे छीनी भी जा सकती है। नहीं नहीं, ये उनकी अपनी लिखावट है। ठीक है, हालांकि ये सोमवार को लिखा गया होगा और आज ही पोस्ट किया गया होगा। ये संभव है। अगर ऐसा है तो बीच में बहुत कुछ घटित हुआ होगा। ओह, आप मुझे निराश न करें मिस्टर होम्स। मैं जानती हूं कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। हमारे बीच इतनी गहरी आत्मीयता है कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती तो मुझे पता चल जाता। जिस दिन मैंने उन्हें आखिरी बार देखा, उसी दिन वो बेडरूम में खुद को घायल कर बैठा था, और फिर भी मैं डाइनिंग रूम में होते हुए तुरंत ऊपर दौड़ी, पूरी निश्चितता के साथ कि कुछ हुआ है। क्या आपको लगता है कि मैं इतनी मामूली बात पर प्रतिक्रिया करूं और फिर भी उनके मर जाने से अनजान रहूं? मैंने इतना कुछ देखा है कि जानता हूं, एक महिला की सहज अनुभूति कभी कभी किसी विश्लेषणात्मक सोच से भी अधिक मूल्यवान होती है। और इस पत्र में आपके पक्ष को पुष्ट करने के लिए सचमुच एक मजबूत प्रमाण मौजूद है। लेकिन यदि आपके पति जीवित हैं और पत्र लिख सकते हैं, तो फिर वो आपसे दूर क्यों रहेंगे? मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। यह असंभव है। और सोमवार को वो आपके सामने कोई टिप्पणी किए बिना चले गए? नहीं। और स्वांडम लेन में उन्हें देखकर आप चौंक गई थीं? बहुत ज्यादा। खिड़की खुली थी? हाँ। तो वो आपको आवाज देकर बुला सकते थे? शायद। जैसा मैं समझता हूं, उन्होंने सिर्फ एक अस्पष्ट पुकार की थी। हाँ। आपने सोचा वो मदद के लिए पुकार रहे हैं? हाँ, उन्होंने हाथ हिलाया था। लेकिन ये आश्चर्य की आवाज भी हो सकती है। आपको अचानक देखकर चौंक कर उन्होंने हाथ ऊपर उठा दिए हो। संभव है। और आपको लगा कि उन्हें पीछे खींच लिया गया। वो इतनी अचानक गायब हो गए। वो पीछे कूद भी सकते थे। कमरे में किसी और को तो नहीं देखा आपने? नहीं, लेकिन उस भयानक आदमी ने कबूल किया कि वो वहां था, और लश्कर सीढ़ियों के नीचे था। बिल्कुल। आपके अनुसार आपके पति ने वही सामान्य कपड़े पहने थे, लेकिन बिना कॉलर या टाई के। मैंने साफ देखा कि उनकी गर्दन खुली थी। क्या उन्होंने कभी स्वर्णम लेन का जिक्र किया था? कभी नहीं। क्या उन्होंने कभी अफीम लेने के संकेत दिए थे? कभी नहीं। धन्यवाद मिसेस सेंट क्लेयर। ये वे मुख्य बिंदु हैं
जिनके बारे में मैं पूरी तरह स्पष्ट होना चाहता था। अब हम थोड़ा खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि कल शायद बहुत व्यस्त दिन होगा। हमारे लिए एक बड़ा और आरामदायक डबल बेड वाला कमरा उपलब्ध कराया गया और मैं शीघ्र ही बिस्तर में जा घुसा, क्योंकि रोमांच से भरी रात के बाद मैं थक चुका था। लेकिन शेरलॉक होम्स वो आदमी था जो किसी अनसुलझे मामले को लेकर कई दिनों, बल्कि हफ्तों तक बिना आराम किए उसे बार बार सोचता, तथ्यों को पुनः व्यवस्थित करता, हर कोण से देखता, जब तक या तो उसे सुलझा न ले या खुद को ये विश्वास न दिला ले कि उसके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। मुझे जल्दी ही एहसास हो गया कि वो पूरी रात जाग कर काम करने की तैयारी कर रहा है। उसने अपना कोट और वेस्ट कोट उतारा, एक बड़ा नीला ड्रेसिंग गाउन पहना और कमरे में घूमते हुए अपने बिस्तर से तकिए और सोफे और आर्म चेयर से कुशन इकट्ठा करने लगा। इन सब के सहारे उसने एक तरह का पूर्वी दीवान बनाया, जिस पर पालथी मारकर बैठ गया। सामने एक औंस शैग तंबाकू और माचिस की डिब्बी रखी। लैंप की मंद रोशनी में मैंने देखा कि वो वहां बैठा है। उसके होठों के बीच एक पुरानी ब्रायर पाइप दबी है। उसकी आंखें छत के कोने पर शून्य में टिकी हैं। नीला धुआं उसकी ओर से ऊपर उठ रहा है, निशब्द, स्थिर, और रोशनी उसके मजबूत नुकीले चेहरे पर पड़ रही है। मैं सो गया तो वो वैसे ही बैठा रहा, और जब अचानक किसी आवाज से मेरी नींद टूटी तो मैंने देखा कि सूरज की रोशनी कमरे में भर गई है। पाइप अभी भी उसके होठों के बीच था, धुआं ऊपर उठ रहा था और कमरा घने तंबाकू के धुएं से भरा था। लेकिन शैग का ढेर जो मैंने पिछली रात देखा था, गायब था। जगे वॉटसन? उसने पूछा। हाँ। सुबह की ड्राइव के लिए तैयार? जरूर। तो तैयार हो जाओ, अभी कोई हिल भी नहीं रहा। लेकिन मुझे पता है कि अस्तबल का लड़का कहाँ सोता है, और हम जल्द ही गाड़ी बाहर ले आएंगे। वो बोलते ही खुद ही मुस्कुराया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो कल रात के गंभीर विचारक से बिल्कुल अलग आदमी लग रहा था। जब मैं कपड़े पहन रहा था तो मैंने अपनी घड़ी देखी। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई जागा नहीं था। 4:25 हो चुके थे। मैंने मुश्किल से कपड़े पहने ही थे कि होम्स लौट आया और बताया कि लड़का घोड़ा तैयार कर रहा है। मैं अपनी एक थ्योरी पर काम करना चाहता हूं, उसने जूते पहनते हुए कहा। मुझे लगता है वॉटसन कि तुम अब यूरोप के सबसे बड़े मूर्खों में से एक के सामने खड़े हो। मुझे यहां से चेरिंग क्रॉस तक लात मारी जानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब इस मामले की कुंजी मिल गई है। और वो कहाँ है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बाथरूम में, उसने उत्तर दिया। ओह हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो मेरी अविश्वास भरी नजर देखकर बोला। मैं अभी वहां गया था। मैंने उसे निकाल लिया है और इसे इस ग्लेडस्टोन बैग में रख लिया है। चलो मेरे दोस्त, देखते हैं कि ये ताले में फिट होता है या नहीं। हम यथासंभव चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरे और बाहर चमकती सुबह की धूप में आ गए। सड़क पर हमारा घोड़ा और ट्रैप खड़ा था। आधे कपड़ों में अस्तबल का लड़का घोड़े के सिर पर खड़ा इंतजार कर रहा था। हम दोनों फुर्ती से गाड़ी में कूदे और लंदन रोड पर तेजी से निकल पड़े। कुछ ग्रामीण गाड़ियां सब्जियां लेकर महानगर की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन दोनों तरफ की विला लाइनें किसी सपने में डूबे शहर की तरह निस्तब्ध और निर्जीव थीं। कुछ पहलुओं में ये मामला अजीब रहा है, होम्स ने कहा और घोड़े को तेज दौड़ाते हुए चाबुक चलाया। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं छछूंदर की तरह अंधा था, लेकिन देर से सही। समझदारी सीखना ना सीखने से बेहतर है। शहर में सबसे पहले जागने वाले लोग अभी अभी अपनी खिड़कियों से उन्नीदे नजर आ रहे थे जब हम सरे क्षेत्र की सड़कों से गुजर रहे थे। वाटरलू ब्रिज रोड से गुजरते हुए हमने नदी पार की और वेलिंगटन स्ट्रीट से तेजी से दाएं मुड़कर बाउ स्ट्रीट में पहुंच गए। शेरलॉक होम्स पुलिस के बीच अच्छी तरह से पहचाना जाता था और दरवाजे पर खड़े 2 सिपाहियों ने उसे सलाम किया। उनमें से एक ने घोड़े का सिर पकड़ा और दूसरे ने हमें अंदर ले लिया। ड्यूटी पर कौन है? होम्स ने पूछा। इंस्पेक्टर ब्रैड स्ट्रीट सर। ओह, ब्रैड स्ट्रीट, कैसे हो? पतला मजबूत कद का अधिकारी पत्थर के फर्श वाले गलियारे से नीचे आ रहा था। सिर पर नुकीली टोपी और परिधान पर फ्रॉग्स जैसे बटन लगे थे। ब्रैड स्ट्रीट, आपसे एक निजी बात करनी है। जरूर मिस्टर होम्स, आइए मेरे कमरे में चलिए।
एक छोटा सा कार्यालय जैसा कमरा था, जिसमें मेज पर एक विशाल लेजर रखा था और दीवार पर टेलीफोन बाहर निकला हुआ था। इंस्पेक्टर अपनी मेज पर बैठ गया। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं मिस्टर होम्स? मैं उस भिखारी बूने के बारे में पूछताछ करने आया हूं। वही जो मिस्टर नेविल सेंट क्लेयर ली के लापता होने के मामले में आरोपी है। हाँ, उसे पकड़कर पूछताछ के लिए रिमांड पर रखा गया है। तो मैंने सही सुना? क्या वो यहां है, कोठरी में? वो शांत है? ओह, वो कोई परेशानी नहीं देता, लेकिन वो एक गंदा हरामी है। गंदा? हाँ, उसे हाथ धोने पर मजबूर करना भी मुश्किल होता है, और उसका चेहरा एक टिन स्मिथ जैसा काला है। खैर, जब उसका मामला निपट जाएगा तो उसे जेल का नियमित स्नान मिलेगा, और मुझे लगता है अगर आप उसे देखें तो मानेंगे कि उसे इसकी जरूरत है। मैं उसे देखना बहुत पसंद करूंगा। सच में? ये आसान है। आइए, इस तरफ। आप अपना बैग छोड़ सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है मैं इसे साथ ले जाऊंगा। ठीक है, आइए इस तरफ चलिए। वो हमें एक गलियारे से ले गया, एक जालीदार दरवाजा खोला, घूमती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरा और हमें सफेदी किए हुए एक गलियारे में ले आया, जिसके दोनों तरफ दरवाजों की कतार थी। दाएं तरफ तीसरा उसका है, इंस्पेक्टर ने कहा। लो, यही है। उसने दरवाजे के ऊपर के हिस्से का पैनल चुपचाप खोलकर अंदर झांका। वो सो रहा है, उसने कहा। आप उसे बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। हम दोनों ने जाली से झांका। कैदी हमारी ओर मुंह किए गहरी नींद में पड़ा था, धीमे और भारी सांस ले रहा था। वो मध्यम कद का आदमी था, अपने पेशे के अनुरूप मोटे कपड़ों में लिपटा हुआ। फटे हुए कोट से रंगीन शर्ट झांक रही थी। इंस्पेक्टर की कही बात सही थी, वो बेहद गंदा था, लेकिन उसके चेहरे पर जमी मैल उसकी घिनौनी कुरूपता को छिपा नहीं सकती थी। आंख से ठुड्डी तक फैला एक पुराना दाग उसकी त्वचा पर साफ दिखाई दे रहा था, जिसने ऊपरी होंठ के एक तरफ को ऊपर की ओर मरोड़ दिया था, जिससे 3 दांत हमेशा के लिए बाहर निकले रहते थे। चमकीले लाल बाल उसकी आंखों और माथे पर नीचे तक झूल रहे थे। कमाल का है ना? इंस्पेक्टर ने कहा। निश्चित ही इसे नहाने की जरूरत है, होम्स ने टिप्पणी की। मुझे अंदेशा था कि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने अपने साथ जरूरी सामान ले लिया। बोलती हुई उसने ग्लैडस्टोन बैग खोला और मेरी आश्चर्य भरी नजर के बीच एक बहुत बड़ा स्नान स्पंज निकाल लिया। हा, आप बड़े मजाकिया हैं। इंस्पेक्टर हंस पड़ा। अब अगर आप बड़ी कृपा करके दरवाज़ा बहुत चुपचाप खोल देंगे तो हम उसे जल्दी ही ज्यादा सम्मानजनक रूप में पेश कर देंगे। अरे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, इंस्पेक्टर ने कहा। वो 22 स्ट्रीट की कोठरी के लिए कोई शोभा नहीं देता, है ना? उसने चाबी ताले में डाली और हम सब बहुत धीरे धीरे कोठरी में दाखिल हुए। कैदी आधा मुड़ा और फिर से गहरी नींद में डूब गया। होम्स पानी का जग उठाकर झुका, स्पंज भिगोया और 2 बार जोर से कैदी के चेहरे पर रगड़ दिया। मैं आपको मिलवाता हूं, वो चिल्लाया। मिस्टर नेविल सेंट क्लेयर, ली, काउंटी कैंट। मैंने जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। स्पंज के नीचे उसका चेहरा छाल की तरह उतरने लगा। खुरदुरा भूरा रंग गायब, वही भयानक दाग गायब, वही मरोड़ा हुआ होंठ गायब। एक झटके में उलझे हुए बाल हट गए और पल भर में बिस्तर पर बैठा एक पीला उदास चेहरा लिए परिष्कृत दिखने वाला आदमी सामने आया। काले बालों वाला, चिकनी त्वचा का, आंखें मलता हुआ, उन्नीदी हैरानी में इधर उधर देख रहा था। फिर अचानक अपनी हालत समझते ही वो चीखा और मुंह तकिए में छिपाकर गिर पड़ा। हे भगवान! इंस्पेक्टर चिल्लाया। ये सचमुच वही लापता आदमी है। मैं उसे तस्वीर से पहचानता हूं। कैदी बेपरवाह होकर जैसे अपने भाग्य के हवाले हो गया। जो भी हो, उसने कहा, कृपया बताइए मुझ पर क्या आरोप है? मिस्टर नेविल सेंट, ओह, चलिए छोड़िए, जब तक वे इसे आत्महत्या का प्रयास नहीं बताएं आप पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए बोला। खैर, मैं तो 27 साल से सेवा में हूं, लेकिन ये सचमुच अनोखा मामला है। अगर मैं मिस्टर नेविल सेंट क्लेयर हूं तो स्पष्ट है कि कोई अपराध नहीं हुआ है और इसलिए मुझे अवैध रूप से बंदी बनाकर रखा गया है। अपराध नहीं, लेकिन बहुत बड़ी भूल हुई है, होम्स ने कहा। आपको अपनी पत्नी पर विश्वास करना चाहिए था। वो पत्नी की वजह से नहीं, बच्चों की वजह से था, कैदी कराहते हुए बोला। हे भगवान!
मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे अपने पिता को शर्मिंदा करें। हे भगवान, क्या खुलासा हो गया! अब मैं क्या करूं? शर्लॉक होम्स उसके बिस्तर के पास बैठा और उसके कंधे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, अगर आप इस मामले को अदालत में सुलझाने देंगे, उसने कहा, तो साफ जाहिर है कि यह सार्वजनिक हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि आप पुलिस अधिकारियों को समझा दें कि आपके खिलाफ कोई मामला नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई वजह होगी कि विवरण अखबारों में जाए। इंस्पेक्टर ब्रैड स्ट्रीट निश्चित ही आपके बताए गए तथ्यों का नोट बनाकर उचित अधिकारियों को सौंप देंगे। मामला अदालत तक पहुंचेगा ही नहीं। भगवान आपका भला करे, कैदी ने भावुक होकर कहा। मैं जेल की सजा तो सह लेता, यहां तक कि फांसी भी स्वीकार कर लेता, लेकिन अपने बच्चों के लिए अपने उस दयनीय राज को परिवार की बदनामी के रूप में छोड़ने से तो अच्छा यही था कि मौत आ जाए। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरी कहानी सुनी। मेरे पिता चेस्टरफील्ड में स्कूल मास्टर थे, जहां मुझे बेहतरीन शिक्षा मिली। युवा अवस्था में मैंने देश विदेश की यात्रा की, रंगमंच से जुड़ा और अंततः लंदन के एक शाम की अखबार में रिपोर्टर बन गया। एक दिन मेरे संपादक ने महानगर में भिखारियों पर लेखों की श्रृंखला लिखवानी चाहिए और मैंने स्वयं सेवक बनकर इसे स्वीकार कर लिया। यहीं से मेरी सारी घटनाएं शुरू हुईं। केवल एक शौकिया भिखारी बनकर ही मैं उन तथ्यों को जुटा सका जिनके आधार पर अपने लेख लिख सका। अभिनेता होने के नाते मैंने मेकअप के सभी राज सीख लिए थे और ग्रीन रूम में अपनी कला के लिए प्रसिद्ध था। मैंने अपने अनुभव का लाभ उठाया। मैंने अपना चेहरा रंगा और खुद को यथासंभव दयनीय बनाने के लिए एक अच्छा दाग बनाया और मांस रंग की पट्टी से अपने होंठ के एक हिस्से को मरोड़ दिया। फिर लाल बालों की विग और उपयुक्त कपड़े पहनकर शहर के व्यावसायिक इलाके में एक माचिस बेचने वाले के रूप में अपना ठिकाना बनाया, जबकि असल में मैं भिखारी था। 7 घंटे तक मैंने अपना काम किया और जब शाम को लौटा तो आश्चर्य हुआ कि मुझे पूरे 26 शिलिंग 4 पेंस मिल चुके थे। मैंने अपने लेख लिखे और फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया जब तक कि कुछ समय बाद मैंने एक मित्र के लिए बिल का समर्थन नहीं किया और मुझे 25 पाउंड का नोटिस नहीं मिला। पैसे जुटाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी अचानक एक विचार आया। मैंने लेनदार से 2 हफ्ते की मोहलत मांगी, अपने नियोक्ताओं से छुट्टी ली और उस दौरान अपने भेष में शहर में भीख मांगता रहा। 10 दिनों में मैंने पैसा जुटा लिया और कर्ज चुका दिया। आप समझ सकते हैं, जब मैं जानता था कि थोड़े से रंग से चेहरा रंग कर, टोपी जमीन पर रखकर और चुपचाप बैठकर मैं एक दिन में उतना कमा सकता हूं जितना मेहनत करके हफ्ते भर में 2 पाउंड, तो कठिन परिश्रम में लौटना कितना मुश्किल था। ये मेरे अहंकार और पैसों के बीच लंबी लड़ाई थी, लेकिन अंततः डॉलर जीत गए और मैंने रिपोर्टिंग छोड़ दी और रोज उसी कोने में बैठने लगा जिसे मैंने पहले चुना था। अपने डरावने चेहरे से दया उत्पन्न करता और अपनी जेबों को सिक्कों से भरता। केवल एक आदमी ही मेरे रहस्य को जानता था। वो एक लश्कर था जो स्वर्णम लेन में एक नीच अड्डे का रखवाला था, जहां मैं रोज सुबह एक गंदे भिखारी के रूप में निकलता और शाम को एक सभ्य कपड़े पहने सज्जन बन जाता। उसे मैं अच्छी रकम देता था ताकि मेरा राज सुरक्षित रहे। कुछ ही समय में मैंने पाया कि मैं अच्छी खासी रकम बचा रहा हूं। मेरा मतलब ये नहीं कि लंदन की गलियों में कोई भी भिखारी साल में 700 पाउंड कमा सकता है, जो कि मेरी औसत कमाई से भी कम है। लेकिन मेरे पास मेकअप करने की विशेष कला थी और बातचीत में तेजी की ऐसी क्षमता थी जो अभ्यास से निखरी और मुझे शहर में पहचाना हुआ चेहरा बना दिया। दिन भर सिक्कों की झड़ी लगी रहती, जिसमें कभी कभी चांदी के सिक्के भी होते, और ऐसा दिन बहुत बुरा होता जिसमें मैं 2 पाउंड न कमा पाता। जैसे जैसे मैं अमीर हुआ वैसे वैसे मेरी महत्वाकांक्षा भी बढ़ी। मैंने देश में एक घर ले लिया और आखिरकार विवाह कर लिया, बिना किसी को मेरे असली पेशे का शक हुए। मेरी प्यारी पत्नी जानती थी कि मेरा शहर में व्यापार है, लेकिन उसे इसका असली स्वरूप नहीं पता था। पिछले सोमवार को मैंने अपना काम समाप्त किया और अफीम अड्डे के ऊपर वाले कमरे में कपड़े बदल रहा था। तभी खिड़की से बाहर देखा तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल दहल गया। मेरी पत्नी सड़क पर खड़ी थी और उसकी आंखें सीधी मेरी ओर टिकी थीं। मैं चौंक कर चीखा, हाथों से चेहरा ढक लिया और दौड़कर अपने विश्वास पात्र लश्कर के पास गया। मैंने उससे विनती की कि कोई मेरे पास न आए। मैंने नीचे उसकी आवाज सुनी, लेकिन मैं जानता था कि वो ऊपर नहीं आ सकती। मैंने तुरंत अपने कपड़े उतारे, भिखारी वाले कपड़े पहने और
मेकअप व विग लगा लिया। इतनी पूरी तरह से बना भेष पत्नी की आंखें भी भेद नहीं सकती थीं। फिर भी मुझे लगा कि कमरे की तलाशी ली जा सकती है और कपड़े मेरा भेद खोल देंगे। मैंने खिड़की खोल दी, जिससे उस सुबह बेडरूम में खुद को दिए गए छोटे कद का फिर से खुल जाना तय था। फिर मैंने अपना कोट पकड़ा, जिसे मैंने उन सिक्कों से भारी कर दिया था जिन्हें मैंने अभी अपने लेदर बैग से उसमें डाला था। मैंने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया और वो टेम से मैं गायब हो गया। बाकी कपड़े भी फेंके जा सकते थे, लेकिन तभी सीढ़ियों पर सिपाहियों की आवाज सुनाई दी और कुछ ही मिनट बाद बल्कि मुझे मानना पड़ेगा, मेरे राहत की बात थी। ये पहचानने के बजाय कि मैं मिस्टर नेविल सेंट क्लियर हूं, मुझे उसके हत्यारे के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ समझाने की जरूरत है। मैं अपने भेष को यथासंभव बनाए रखना चाहता था और इसलिए गंदे चेहरे का सहारा लिया, ये जानते हुए कि मेरी पत्नी बहुत चिंतित होगी। मैंने अपनी अंगूठी उतारी और बिना किसी सिपाही की नजर में आए उसे लश्कर को सौंप दी, साथ में एक जल्दबाजी में लिखा नोट, जिसमें उसे भरोसा दिलाया कि डरने की कोई बात नहीं है। वो नोट कल ही उसे मिला, होम्स ने कहा। हे भगवान, वो तो पूरे सप्ताह भय में रही होगी। पुलिस ने उस लश्कर पर नजर रखी है, इंस्पेक्टर ब्रैड स्ट्रीट ने कहा, और मैं समझ सकता हूं कि उसे चुपके से चिट्ठी पोस्ट करना कितना मुश्किल रहा होगा। संभव है उसने इसे किसी नाविक ग्राहक को दे दिया हो, जिसने कई दिनों तक इसे याद ही नहीं किया। बस यही बात है, होम्स ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन क्या आपको कभी भीख मांगने के लिए मुकदमा नहीं झेलना पड़ा? कई बार, लेकिन मेरे लिए जुर्माना कोई मायने नहीं रखता था। फिर भी अब इसे यहीं रोकना होगा, ब्रैड स्ट्रीट ने कहा। अगर पुलिस इसे दबाना चाहती है तो ह्यू बून का नाम फिर सामने नहीं आना चाहिए। मैंने सबसे पवित्र शपथ लेकर वादा किया है। तो मुझे लगता है कि आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन यदि आप फिर पकड़े गए तो सब खुल जाएगा। मुझे यकीन है मिस्टर होम्स, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने मामला सुलझा दिया। काश मैं जान पाता कि आप अपने निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे। मैं इस बार 5 तकियों पर बैठकर और 1 औंस शैग पीकर यहां पहुंचा, मेरे दोस्त ने कहा। मुझे लगता है वॉटसन, अगर हम बेकर स्ट्रीट चलें तो नाश्ते के समय तक पहुंच जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी कहानी द मैन विद द ट्विस्टेड लिप का हिंदी अनुवाद, मुड़े हुए होंठ वाला आदमी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।